गुड मॉर्निंग गाइज, मैं विपिन सर आप लोगों का फिर से अपने इस स्मार्ट स्टडी क्लासेस के चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको एक दो दिन वीडियो नहीं मिल पाया होगा, मेरा एग्ज़ाम था पीसीएस का, इसी वजह से एक दो दिन मैं आप लोगों से दूर रहा। अब मैं फिर से उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो गाइज आप लोग फिर से उसी से जुड़ जाइए। जितने टॉपिक को पढ़ाया गया था उसी के आगे हम लोग चलते हैं, आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम फिर से सब्जेक्ट बायोलॉजी क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए आनुवंशिकता एवं विभिन्नताएं अर्थात जेनेटिक्स और वेरिएशन के अंतर्गत जो चैप्टर हमारा चल रहा था, अब हम उसी में पढ़ाएंगे। ठीक है, आपको लास्ट टाइम पे याद करा दे, जीन विनिमय और सहलग्नता का वीडियो दिया गया था, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर का। ठीक है, जिसको आपने पढ़ा होगा। अब हम आज नेक्स्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, अर्थात लिंग निर्धारण पढ़ेंगे। ठीक है कि नहीं, और वो भी लिंग निर्धारण कहाँ, मानव में, पक्षी में और मधुमक्खी में। ये 3 लिंग निर्धारण आपको क्या करना है आज के इस वीडियो में क्लियर करना। ठीक है, क्योंकि पेपर में भी ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अभी पिछली बार ही पूछा गया था 2019 के पेपर 20 के जो मार्च ये पेपर हुआ था इस बार, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो गाइस कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं लिंग निर्धारण क्या है। तो यहाँ पर हम हेडिंग करते हैं बेटा लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण अर्थात सेक्स डिटर्मिनेशन आप कह सकते हो। ठीक है, क्या नाम है, सेक्स डिटर्मिनेशन। अभी सिर्फ हम ये पढ़ेंगे कि लिंग निर्धारण क्या है, फिर मानव में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिंग निर्धारण क्या है, इसकी डिफिनेशन बहुत सिंपल है। यहाँ पर ध्यान दो, निर्धारण का मतलब होता है सुनिश्चित करना, निर्धारित करना। मैंने पहले ही बताया था कि हेडिंग पर थोड़ा ध्यान दोगे गाइज तो वहाँ से डिफिनेशन निकल के आ जाएगी, आपको ज़्यादा रटना नहीं है। ठीक है, तो बोलो निर्धारण का मतलब क्या है, सुनिश्चित करना। और लिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ लिंग का मतलब है स्त्रीलिंग पुल्लिंग अर्थात नर और मादा से। ठीक है कि नहीं, अर्थात आप ये कह लो कि किसी भी, ठीक है, एनिमल्स में प्रजनन के दौरान, ठीक है, उत्पन्न होने वाले जो संतान हैं वह नर होगी या मादा होगी, इसी का निर्धारण ही क्या कहलाता है, लिंग निर्धारण कहलाता है। ठीक है, तो यह सिंपल अगर हम समझे तो लिंग का मतलब यहाँ पर हो गया संतान से। किससे हो गया बेटा, संतान से, बेबी से हो गया आपके। तो अब क्या हो गया, निर्धारण मतलब समझ रहे हो, अर्थात संतान निर्धारण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, लिंग निर्धारण कहते हैं। ठीक है गाइस, संतान निर्धारण की प्रक्रिया को लिंग निर्धारण। बहुत लंबा खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है, कम से कम शब्दों में बातों को स्पष्ट करना सीखिए। ठीक है, वैसे तो लंबा खींचोगे तो कहो कि किसी भी जंतु में होने वाली वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत प्रजनन के बाद, ठीक है, भ्रूण से उत्पन्न होने वाले, ठीक है, क्या नर या मादा के बारे में निर्धारण करना ही क्या है, लिंग निर्धारण है। लेकिन इतना लंबा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा लिखिए। ठीक है कि नहीं, कि संतान निर्धारण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, लिंग निर्धारण कहते हैं। समझ में आ गई होगी बात। तो आइए हम लोग डिफिनेशन पे चलते हैं, डिफिनेशन देखते हैं इसकी कैसे लिखना है। ठीक है गाइज, तो अब हम लोग इस डिफिनेशन को क्लियर करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ हम लिखेंगे, अब डिफिनेशन में इसकी परिभाषा लिखना हो तो लिखेंगे संतान निर्धारण ब्रैकेट में लिख देते हैं हम कि नर या मादा की बात कर रहा है। ठीक है, नर या मादा की संतान निर्धारण की प्रक्रिया को हम लिंग निर्धारण कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंग निर्धारण कहते हैं। ठीक है गाइस, तो इस तरह से क्लियर हो गया कि संतान निर्धारण अर्थात नर या मादा, ठीक है, की प्रक्रिया के निर्धारण को हम लिंग निर्धारण कहते हैं। ठीक है, अर्थात किसी जीव में कौन सा बेबी होगा, नर होगा कि मादा होगा, इस बात को क्लियर करना ही क्या कहलाता है, लिंग निर्धारण कहलाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये एक बात निकल के आती है कि लिंग निर्धारण होता कैसे है, ये भी जानना चाहिए। ठीक है कि नहीं, तो लेकिन पहले हम इसको मानव में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम आपको लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी दूसरी होगी, ये सिंपल से डिफिनेशन आपको दी गई बेटा। ठीक है कि नहीं, एक लाइन और लिखना चाहो तो लिख दो कि इस क्रिया में, ठीक है, इस क्रिया में कौन, लिंग गुणसूत्र, अभी हम आपको क्लियर करेंगे, लिंग गुणसूत्र, ठीक है,
इस प्रक्रिया में लिंग गुणसूत्र ही लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। ठीक है, लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं, लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आपसे कहा जाए कि लिंग निर्धारण में कौन सा गुणसूत्र कार्य करता है, तो आप क्लियर कर दीजिए कि लिंग निर्धारण में लिंग गुणसूत्र कार्य करता है। ठीक है, आइए इसको मानव में समझते हैं। ठीक है, यही पेपर में इम्पोर्टेंस है कि लिंग निर्धारण क्या है, मानव में इसकी रूपरेखा बताइए। तो हम लोग लिखने जा रहे हैं कि मानव में लिंग निर्धारण, मानव में लिंग निर्धारण पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे कह सकते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ठीक है, ये आपका क्या है, अब ये हेडिंग हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो बोलो मानव में अगर कह दिया तो क्या समझोगे, बोलो। कुछ नहीं करना, यही डिफिनीशन देख रहे हो, संतान निर्धारण की प्रक्रिया को हम लिंग निर्धारण कहते हैं। यही अगर हम मानव एडजस्ट कर दें कि मानव में संतान निर्धारण की प्रक्रिया को हम मानव में लिंग निर्धारण कहते हैं। ठीक है, चूँकि होता क्या है कि हमारे पास बहुत सारे एनिमल्स है, गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, इनमें भी तो नर मादा पैदा होती है। तो इसलिए हम मानव की जब बात करेंगे डिफिनीशन में मानव को जरूर एंटर करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या लिखेंगे इसमें कि मानव में, ठीक है, मानव में होने वाली संतान, फिर ब्रैकेट में वही चीज़ नर या मादा, ठीक है, संतान का निर्धारण करना या होना ही, ठीक है, मानव में लिंग निर्धारण कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो आपने लिखा है, इस क्रिया में लिंग गुणसूत्र ही लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं, तो मानव में भी तो लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, अभी हम आपको मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं और उसमें कौन कौन से टाइप है ये भी क्लियर करेंगे। ठीक है गाइस, तो आइए पहले इसे देख लेते हैं। इस क्रिया में लिंग गुणसूत्र ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं x तथा y। ठीक है, लिंग गुणसूत्र कार्य करते हैं जो नर के कहाँ पाया जाता है, शुक्राणु में, व मादा के, ठीक है, मादा के अंडाणु में पाया जाता है। ठीक है, अंडाणु में, मादा के अंडाणु में पाया जाता है। ओके गाइस, क्लियर हो गया कि जो मानव में होने वाली संतान है अर्थात नर या मादा, उसका निर्धारण करना या होना ही क्या है, मानव में लिंग निर्धारण कहलाता है। ठीक है कि नहीं, और इस क्रिया में लिंग गुणसूत्र क्या करता है, कार्य करता है, अर्थात लिंग गुणसूत्र ही नर व मादा का निर्धारण करता है। और यह गुणसूत्र नर के शुक्राणु में अर्थात नर युग्मक और मादा के अंडाणु अर्थात मादा युग्मक में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम इसकी रूपरेखा बताने चल रहे हैं। रूपरेखा का मतलब है कि बाई फिगर हम आपको बताएंगे कैसे निर्धारण होता है। तो इससे तब से डेफिनेशन को सभी लोग नोट करिए, फटाफट सभी लोग नोट करें। तो नोट कर लीजिए गाइस। आइए अब हम देखते हैं मानव में लिंग निर्धारण की रूपरेखा कैसे होती है। ठीक है, अभी तो आपने एक डेफिनेशन समझा, बट उसकी रूपरेखा कैसे होती है किसके बारे में आज हम यहाँ पर बाई फिगर भी समझेंगे। ठीक है, बट उसके पहले कुछ गुणसूत्रों के बारे में थोड़ी सी जानकारी करना बहुत आवश्यक है, तभी आपको ये समझ में आएगा। और इसमें कुछ है नहीं, एक बार अगर आप शायद वीडियो को ध्यान से देखोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी गाइस। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है मानव में लिंग निर्धारण की रूपरेखा, दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जामिनेशन। तो बोलो मनुष्य में सबसे पहली चीज कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, हाउ मेनी
क्रोमोसोम फाउंड इन ह्यूमन सेल, तो बोलो मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और अगर जोड़ी की बात करें हम तो यहाँ पर 23 जोड़ी बात, ठीक है, 46 का आधा 23 होता है, तो 23 दूना 46, तो जोड़ी में बात करें तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। और जिनमें से, ठीक है, जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र अर्थात 44 गुणसूत्र जो होते हैं बेटा वो समजात गुणसूत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम कहलाते हैं, समजात गुणसूत्र। मतलब मनुष्य में 46 गुणसूत्र हैं यानी 23 जोड़ी, जिनमें से 22 जोड़ी यानी 44 गुणसूत्र की बात करें तो वो क्या है? समजात गुणसूत्र होते हैं। ये गुणसूत्र क्या करते हैं? कायिक संरचना का निर्माण करते हैं, पूरी बॉडी फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर जो एक जोड़ी आपका बच रहा है भाई, 23 जोड़ी है ना, तो 22 जोड़ी समजात कहलाते हैं, तो एक जोड़ी जो आपका बच रहा है कौन सा? 23वां अर्थात अंतिम वाला जो जोड़ी है, ठीक है कि नहीं, ये गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिंग गुण ही लिखा है बट ये लिंग गुणसूत्र होना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो बोलो 23वां जोड़ी जो अंतिम जोड़ी गुणसूत्र होता है वही क्या है? लिंग गुणसूत्र कहलाता है, ठीक है। अब पेपर में आपसे पूछे सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, व्हाट डू यू मीन अबाउट सेक्स क्रोमोसोम, डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट, तो दैट सिंपल है यार। सेक्स क्रोमोसोम का मतलब जो सेक्स का डिटर्मिनेशन करे अर्थात नर या मादा का निर्धारण करे उसी को लिंग गुणसूत्र कहते हैं, क्योंकि आपको पता है किसी भी जीव के किसी भी लक्षण का निर्धारण गुणसूत्रों द्वारा ही होता है। तो नर जननांग मादा जननांग जैसे लक्षणों का विकसित करना शरीर में किसका काम है? लिंग गुणसूत्र का काम है। तो जो लिंग का निर्धारण करे उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं, ओके। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। तो बोलो यह लिंग गुणसूत्र क्या होता है? नर में बोलो यक्ष वाई के रूप में होता है विषम स्थिति में, चूंकि यक्ष और वाई विषम है, तथा मादा में जो होता है यक्ष यक्ष होता है अर्थात सम होता है, ठीक है। ये बात याद रखने वाली है, यही काम आएगा निर्धारण में, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान दीजिए कि नर में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो यक्ष वाई होता है और मादा में क्या होता है बेटा? यक्ष यक्ष होता है, ठीक है। यही यक्ष वाई नर में शुक्राणु में पाए जाते हैं। शुक्राणु का मतलब नर युग्मक, मैंने आपको निषेचन में पहले ही बात बताई थी। और अगुणित अवस्था में होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, सिंगल होते हैं, ठीक है, दोनों साथ साथ नहीं रहते, ठीक है। और मादा में बेटा क्या होते हैं? यक्ष यक्ष के रूप में अंडाणु में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई यहाँ पर। मतलब इसमें याद क्या रखना है? सिर्फ इतना याद रखिएगा कि मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है, अर्थात 23 जोड़ी में 22 जोड़ी यानी 44 गुणसूत्र समजात गुणसूत्र होते हैं जो ओवरऑल बॉडी फॉर्मेशन का कार्य करते हैं। और अंतिम वाला जो एक जोड़ी है वो लिंग गुणसूत्र होता है, ठीक है। और यह नर में एक्स वाई के रूप में होता है जो कि विषम है, और मादा में एक्स एक्स के रूप में होता है जो कि सम होता है। यह एक्स वाई गुणसूत्र नर के शुक्राणु में होता है और मादा के अंडाणु में होता है, ठीक है। अब जब प्रजनन के दौरान शुक्राणु अंडाणु से मिलेगा तो उसमें लिंग गुणसूत्र भी आपस में क्या होंगे? मिलेंगे और मिल करके होने वाली संतान का निर्धारण कर देंगे, ठीक है। कैसे निर्धारण करेंगे आप बाई फिगर यहाँ पर समझ सकते हो, ठीक है। ये देखिए, तो लिखते हैं हम एक्स वाई का मतलब क्या होता है? नर। समझ में आ गई बात? एक्स वाई का मतलब क्या होता है गाइस? नर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर लिख दिया हमने, अब थोड़ा सा यहाँ समझिए, यहाँ लिख रहे हैं थोड़ा साफ साफ। एक्स वाई का मतलब ये क्या है? पुरुष, राइट। पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र है, और मादा या स्त्री लिख सकते हो, यहाँ लिख दिया मैंने स्त्री, ठीक है। इसमें बेटा क्या होता है? एक्स एक्स गुणसूत्र होता है, ठीक है। ये एक्स वाई और एक्स एक्स क्या है? लिंग गुणसूत्र हैं, ठीक है, जो कि नर या पुरुष में एक्स वाई, मादा में एक्स एक्स होते हैं। और ये है कहाँ? शुक्राणु में। और शुक्राणु क्या होता है? प्रजनन के दौरान अंडाणु से जाकर मिलता है। तो ये अगर शुक्राणु में है, ये अंडाणु में है, तो ये जब इससे प्रजनन करेगा पुरुष तो ये जाके इससे मिलेगा तो ये इसके पास जब जा रहा है तो इसमें से 2 गुणसूत्र हैं, लेकिन ये हैप्लॉइड होते हैं अर्थात सिंगल होते हैं, तो एक ही गुणसूत्र मिलेगा, ठीक है कि नहीं। चाहे एक्स मिल जाए चाहे वाई मिल जाए। तो आइए देखिए, सपोज करिए पुरुष का एक्स गुणसूत्र मिला मादा के एक्स से, तो यक्ष यक्ष मिला, क्या बना? यक्ष यक्ष, अर्थात क्या बनेगी? बोलो यक्ष यक्ष किसका लक्षण है? मादा का ना, यानी होने वाली संतान क्या होगी? लड़की होगी, ठीक है। क्या होगी? लड़की होगी। समझ में आई बात कि नहीं? और अगर मान लीजिए इसका पुरुष का यक्ष मादा के दूसरे वाले यक्ष से मिल रहा है, तब भी तो यक्ष यक्ष हो रहा है, और इस बार भी होने वाली संतान क्या होगी बेटा? लड़की ही पैदा होगी। और सपोज करिए कि पुरुष का वाई गुणसूत्र प्रजनन के दौरान शुक्राणु से जाके क्या मिल गया? मादा के मिल गया यक्ष से,
तो क्या हो गया, एक्स वाई हो गया। एक्स वाई किसका लक्षण है दोस्तों, लड़का पैदा होना, ठीक है, पुरुष का है। और सपोज करिए ये वाला वाई गुणसूत्र इस वाले एक्स से मिल गया तो ये हो गया एक्स वाई, यानी इस बार भी लड़का क्या हुआ, उत्पन्न हुआ, ठीक है। यानी जब वाई गुणसूत्र एक्स से मिलेगा मादा के तब जाके क्या होता है, बॉय पैदा होता है। और अगर एक्स एक्स से मिलता है तो गर्ल्स पैदा होती है, ठीक है। तो ये आप नीचे एक लाइन लिख सकते हो कि जब नर का एक्स गुणसूत्र मादा के एक्स से मिलता है तो लड़की पैदा होती है, और जब नर का वाई गुणसूत्र मिलता है मादा के एक्स से तो क्या पैदा होता है, बोलिए, लड़का पैदा होता है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में भी आया है उससे भी हम सॉल्व करा दे रहे हैं, ठीक है। अब ये बताइए आप कि लड़का पैदा होने के लिए कौन सा गुणसूत्र चाहिए, एक्स चाहिए या वाई चाहिए, कौन सा इंपॉर्टेंट है, बोलिए। तो लड़का पैदा होने के लिए चूंकि लड़के के लिए वाई इंपॉर्टेंट है तो इसलिए क्या होना चाहिए, वाई गुणसूत्र आवश्यक है, ठीक है। अब बताइए अगर किसी भी पेरेंट्स को, मान लीजिए किसी हस्बैंड वाइफ में जो संतान पैदा हो रही गाइज वो बार बार लड़की ही पैदा हो रही है तो क्या करोगे, बोलो। बार बार लड़की पैदा हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि पुरुष का एक्स गुणसूत्र मादा के एक्स से ही मिल रहा है, वाई गुणसूत्र नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो लड़की ही पैदा हो रही। तो अब बताइए इसमें दोष किसका है, क्योंकि हमारे समाज में ये क्वेश्चन भी इस बार आया है 2020 में, उठा के देख लो कि हमारे समाज में लड़कियां ही पैदा होती हैं, इसका दोष क्या महिलाओं को देना उचित है। हमारे गांव में आपने देखा भी होगा कि लोग बहू को प्रताड़ित करते हैं कि लड़की ही पैदा हो रही, जबकि लड़की और लड़का पैदा होना वाई गुणसूत्र पर निर्भर है और वाई गुणसूत्र पुरुष के पास है, इसलिए पुरुष को जिम्मेदार माना जाना चाहिए। इसमें स्त्री का कोई एनरोलमेंट गाइज नहीं है, ठीक है कि नहीं। हाँ एक बात और, इसमें अगर हम देखें एक तरह से पुरुष का भी कोई एनरोलमेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि पुरुष बेचारा क्या करे, गुणसूत्र तो शुक्राणु में है, वाई गुणसूत्र तो शुक्राणु का मिलना अंडाणु से महज एक संयोग होता है कि कौन सा किससे मिल रहा है, ठीक है, उसको तो हम मिला नहीं पाएंगे जाकर। लेकिन महिलाओं को समाज में अगर दोष दिया जाए तो ये बातें सरासर गलत हैं, क्योंकि इसमें पुरुष का वाई गुणसूत्र काम आता है, इसलिए पुरुष जिम्मेदार होना चाहिए ना कि महिला होने चाहिए, ठीक है गाइस। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर, यही फिगर पेपर में आता है, मानव में लिंग निर्धारण की रूपरेखा समझाइए, सिर्फ आपको यही एक्स वाई और एक्स एक्स करके क्या करना है, उतार देना है। एक इसका एक बार मिलाइए इन दोनों से, फिर एक बार वाई मिलाइए इन दोनों को एक्स से बारी बारी, और एक्स एक्स के नीचे लड़की लिखिएगा और एक्स वाई के नीचे क्या लिखिएगा, लड़का लिखिएगा, ठीक है गाइस। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया भी उसको ध्यान रहे कि जो समाज में दोष देने वाली बात है उसको बोलो, किसको दोष दोगे, पुरुष को या महिला को। महिला को दोष दिए जाना उचित है, नहीं उचित है, क्यों, क्योंकि बेटा पैदा होना वाई पर निर्भर है और वाई किस में है, पुरुष में है। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। तो अब आप इससे भी नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं मधुमक्खी में गुणसूत्र की रूपरेखा बताने, ठीक है। तो सभी गाइज नोट करें फटाफट। तो आइए लिंग निर्धारण से संबंधित एक प्रकार के क्वेश्चन का हम डिस्कशन करते हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है, ठीक है। जैसे कि एक होता है ना लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब है कि पर 1000 लड़के पर कितनी लड़कियां हैं, ठीक है। इसको डिसाइड करना, इसको निर्धारित करना लिंगानुपात होता है। और जब जनसंख्या गणना हर 10 साल पर होती है, जैसे 2011 में हुई थी, अब जनसंख्या गणना 2021 में संभवतः होगी रूल अनुसार, तो 2021 में फिर से ये डिसाइड होगा 1000 लड़के अगर किसी ज़िले में हैं या प्रदेश में हैं तो उसमें कितनी लड़कियां हैं, ठीक है। आपसे हम पूछना चाहेंगे कि लड़कियों के अनुपात में लड़का पैदा होने की तुलना संख्या ज़्यादा है या लड़कियां ज़्यादा पैदा होती, सीधा सीधा समझो कि ज़्यादा लड़के पैदा होते हैं या ज़्यादा लड़कियां पैदा होने की संभावना है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ब्लैक बोर्ड पे है, आप लोग ध्यान दीजिए कि नर व मादा उत्पन्न होने की जो प्रायिकता है, संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो प्रायः कितनी होती है, 100/90। अर्थात नर का अनुपात अगर 100 है तो मादा यानी महिला का अनुपात कितना होगा, 90 होगा। यानी लड़के 100 पैदा होंगे तो लड़कियां 100 से कम होंगी, 90 होंगी, 95 होंगी, 85 होंगी, 80 होंगी। किसी किसी प्रदेश या ज़िले में क्या है, 80 भी हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों कि ज़्यादातर लड़के ही पैदा होते हैं, ठीक है कि नहीं। अब बताइए अगर मान लीजिए ये सितंबर बीता, सितंबर में अगर कुल 100 बच्चे पैदा हुए होंगे तो उनमें से आप ये मान चलिए कम से कम 60 बच्चे लड़के होंगे और 40 क्या होंगी, लड़कियां। 60 नहीं तो 55 लड़के होंगे और 45 लड़कियां होंगी। यानी सीधा सा बात है कि लड़कियां ज़्यादा पैदा होती हैं या कम,
तो आपको बोलना है कि लड़के ज़्यादा पैदा होते हैं लड़कियों की तुलना में, लड़कियों की संख्या कम। ऐसा रीजन क्या है, यानी कि वाई गुणसूत्र जो होता है उसकी प्रबलता ज़्यादा है, इसीलिए तो लड़का के लिए वाई चाहिए। तो इसका मतलब वाई गुणसूत्र की क्या है, एक्टिविटी ज़्यादा है, इसलिए लड़के ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर है बेटा, आंसर है कि एक्स वाई और एक्स एक्स, ये क्या है, मादा का है और ये क्या है, नर का है। तो इसमें जो अगर ये x जा करके इससे मिल रहा है तो x x लड़की हो रही है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर आपका होता क्या है, लेकिन आपको प्रायिकता किसकी है, नर की है। तो नर के लिए y यानी y गुणसूत्र क्या होता है, मादा के x से ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो ये y क्या है, ऐसा क्यों, तो आपको हम बता दें कि जो y गुणसूत्र है, ठीक है, y लिंग गुणसूत्र है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, वाई लिंग गुणसूत्र प्रायः, ठीक है, हल्के हल्के व गोल होते हैं। क्या होते हैं, हल्के व गोल होते हैं इसलिए हल्के व गोल होते हैं, इसलिए वाई गुणसूत्र, ठीक है, मादा के एक्स गुणसूत्र से, ठीक है, मादा के यक्ष गुणसूत्र से, ठीक है, आसानी से और जल्दी से पहले पहुंच जाता है। ठीक है, पहले पहुंच जाता है, राइट। मतलब जब ये शुक्राणु अंडाणु से मिला तो इसमें क्या है, यक्ष गुणसूत्र वाले भी शुक्राणु हैं और वाई वाले भी हैं। तो जो वाई वाला गुणसूत्र होता है, शुक्राणु होता है, वो क्या होता है बेटा, बोलो, इसमें जो गुणसूत्र है हल्के और गोल होते हैं, यक्ष थोड़ा भारी होता है, इस वजह से ये क्या है, नहीं पहुंच पाता है मादा के पास। उससे पहले कौन पहुंच जाता है, वाई वाला यक्ष के साथ पहुंचकर क्या करता है, निषेचन कर देता है। ठीक है कि नहीं। और आपको एक बात ये भी बताएं कि बेशक नर में यक्ष वाई है, मादा में यक्ष यक्ष, लेकिन संतान निर्धारण करने के लिए एक ही लिंग गुणसूत्र चाहिए, या तो यक्ष या तो वाई। अगर दोनों मिल जाएंगे तो 4 गुणसूत्र हो जाएगा, तब मानव नहीं दानव पैदा हो जाएगा। इसलिए कितना, सिर्फ एक ही गुणसूत्र आपको चाहिए। मतलब ये दोनों गुणसूत्र शुक्राणु में है और ये अंडाणु में है, तो इसमें से या तो यक्ष वाला जाएगा या तो वाई वाला जाके संतान निर्धारण करता है। ठीक है, कोई एक ही जाएगा, राइट। तो बोलो, क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया कि नर मादा उत्पन्न होने की प्रायिकता, बोलो, 100:90 है। क्यों, अर्थात नर ज़्यादा पैदा होते, मादा क्यों। तो आपको सिंपल सा बात दिमाग में लाना है, नर के लिए वाई यानी वाई गुणसूत्र ज़्यादा मिलता है। क्यों, क्योंकि वाई गुणसूत्र हल्का और गोल होता है एक्स की अपेक्षा, इसलिए क्या करता है, अंडाणु के साथ जल्दी पहुंचकर क्रिया करके क्या करता है, बोलो, नर का निर्माण कर देता है, अर्थात नर भ्रूण का निर्माण करता है गाइस। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हो गया। और एक क्वेश्चन जो मैं जाते जाते आपको बता रहा हूँ कि एक और क्वेश्चन जो आपको वेरी इंपॉर्टेंट पेपर में भी आया था, अभी मैंने बताया कि लड़के और लड़की पैदा होने पर, ठीक है, किसका दोष माना जाए अगर लड़कियां ज़्यादा पैदा हो रही हैं। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि लड़कियां पैदा होना और लड़के पैदा होना ये वाई गुणसूत्र पर निर्भर है, तो इसलिए इसका जिम्मेदार कौन हुआ, महिला नहीं हुई बल्कि पुरुष होता है। ठीक है, ओके गाइस। तो अब हम इसे आपको नोट करने के लिए कह रहे हैं, आप लोग सभी लोग इसे नोट करें, क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक, हो सकता है कि आपसे कहीं कोई पूछ ले, तो ये बात ठीक है क्लियर होनी चाहिए। ये उत्तर है, इसका आंसर है कि वाई लिंग गुणसूत्र हल्के और गोल होते हैं, इसलिए वाई गुणसूत्र मादा के एक्स गुणसूत्र आसानी से जल्दी से पहले ही पहुंचकर क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं, या पहुंचकर यहाँ लिख सकते हो, पहुंचकर निषेचन कर देते हैं। ठीक है, निषेचन कर लेते हैं, राइट। तो नोट करें सभी लोग फटाफट।